पंकज मिश्रा, MS पॉइंट में आपका स्वागत है। और 12th की वीडियो बनाई। अब मैंने सोचा कि 11th के कुछ स्टूडेंट को मेरी जरूरत है, क्योंकि उनके भी 2 महीने और 1 महीने बाद उनके एग्जाम स्टार्ट हैं। तो हमारे पास टाइम कम है। इस कम समय में हम लोग अपने इस जो हमारा 1 महीने के अंदर जो चीज हमें क्लियर करनी है, वो सारे टॉपिक एक एक करके क्लियर करेंगे। आज मैं आप सबके सामने एक टॉपिक लेके आ रहा हूं, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। और आपको मालूम है कि एग्जाम में किस तरीके से टॉपिक करना है। बस ज्यादा कुछ नहीं करना, आप लोग मेरी बात को सुनिए, अच्छे से सुनिए, उसको कॉपी में नोट करिए। और जब आप मेरी बात सुनेंगे, आप प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप अपने एग्जाम में उठा के देखिए, आपको यही लगेगा कि हाँ पंकज सर, ये वही क्वेश्चन है जो आपने हमें क्लास में पढ़ाया था। तो आज हमारे सामने जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के बारे में आज हम लोग शुरुआत करते हैं। मेरी पहली वीडियो आपके सामने। तो ऑल द बेस्ट 11th क्लास। मेरी बात को बहुत क्लियर होकर सुनेंगे और मैं चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूं। बात करते हैं राष्ट्रपति। आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति क्या है। राष्ट्रपति हमारे भारत का पहला नागरिक माना जाता है। राष्ट्रपति हमारे भारत का पहला नागरिक माना जाता है। और अगर मैं बात करता हूं इनके प्रस्तावना की, तो बेटा प्लीज एग्जाम में चीजें इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन भी ध्यान से सुनना है, प्रस्तावना भी ध्यान से सुनना है। तो बात करते हैं प्रस्तावना की। संविधान के भाग 5 में, अब बोलेंगे सर भाग 5 क्या है, तो आपको याद होगा कि इस नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू किया गया। तो मूल संविधान में, हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग। मैं बार रिपीट करता हूं, जब हमारा संविधान बना तो हमारे मूल संविधान में, और हमारे मूल संविधान में थे 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में भारत के संविधान में कुल 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। तो उन्हीं अनुसूचियों में आज हम लोग राष्ट्रपति, यहां तक कि कार्यपालिका के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो आपने देखा होगा कि संविधान के भाग 5 में, अभी हम भाग 5 पढ़ रहे हैं। बोलोगे सर भाग 5, तो याद रखिए आपको एक एक भाग में कितने अनुच्छेद आते हैं आपको आना चाहिए कि हमारे भाग 1 में 1 से 4 अनुच्छेद आते हैं। भाग 2 में जो कि 5 से लेकर 11 अनुच्छेद आते हैं। उसके बाद आप भाग 3 में जो कि मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो मेरी अगली वीडियो इसके अंदर आएगी अच्छे से, पहले हम उसको समझते हैं। तो संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद में 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, हमारे संविधान में भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेके और 78 तक आर्टिकल यानी अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेदों में किसका वर्णन किया गया है, तो कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। तो बात करते हैं कार्यपालिका में कौन कौन। तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में और मंत्रिमंडल शामिल होते हैं। तो कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है, एक बार मेरे साथ दोहराएंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल और महान्यायवादी, ये सारे लोग जो होते हैं वो एक कार्यपालिका में शामिल होते हैं। बात समझ में आ गया। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को कि हमारे संविधान के 5 भाग में अनुच्छेद 52 से लेके और 78 तक कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। और कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल शामिल है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति के बारे में बताया जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। देखिए चुनाव 2 तरीके से होते हैं, एक प्रत्यक्ष रूप से होता है, एक अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष कैसे होता है, जब जनता स्वयं जाकर अपने प्रतिनिधि चुनती है। प्रत्यक्ष चुनाव जिसमें जनता स्वयं जाकर अपने प्रतिनिधि को चुनती है, उसे प्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं। और अप्रत्यक्ष चुनाव जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही जाकर किसको चुनते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। राष्ट्रपति आपको मालूम है, यानी राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और अप्रत्यक्ष रूप में भी कैसे, तो ये होता है समानुपातिक या अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि राष्ट्रपति जो है वो हमारे भारत के पहले नागरिक माने जाते हैं।
और कार्यपालिका का वर्णन भाग 5 में संविधान के, और भाग 5 में कितने अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक जो है कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल शामिल है। लेकिन हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका मतलब समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है। और कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब अप्रत्यक्ष, तो बात आती है कि सर ये बताइए, जब अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता चुनती नहीं है, तो कौन कौन वोट डालता है? तो बच्चे याद रखना, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य यानी संसद के दोनों सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा, अब लोकसभा राज्यसभा के साथ साथ राज्य के विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वो सब क्या करते हैं? राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? निर्वाचन मंडल। तो देखिए मेरी बात सुनना, राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, जनता द्वारा राष्ट्रपति को नहीं चुना जाता, और बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उनका निर्वाचन किया जाता है। अब निर्वाचन मंडल में लाए तो कैसे मिलाएंगे? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राज्य के विधानसभा के सदस्यों को मिला दिया जाए तो तीनों क्या बन जाते हैं? निर्वाचन मंडल। और यही निर्वाचन मंडल जो है वो राष्ट्रपति को चुनते हैं। आगे सुनिए, उसके बाद इसमें कौन कौन से शामिल है? मैंने बताया ना कि निर्वाचन मंडल चुनता है, तो कौन कौन है? संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जितने भी विधानसभा, राज्य की विधानसभा समझते हो ना। अब विधानसभा क्या है? अब लोकसभा का चुनाव क्या होता है? यानी पूरे भारत में लोकसभा का चुनाव होता है कि नहीं होता? उसमें कौन चुने जाते हैं? प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। लेकिन विधानसभा का चुनाव राज्य में होता है। कहां पे होता है? बिहार में चुनाव है, विधानसभा। यूपी में चुनाव है, विधानसभा। हरियाणा में चुनाव है, विधानसभा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो जिन जिन राज्यों में चुनाव होता है और जहां पर सीएम चुने जाते हैं उसे विधानसभा कहते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, जबकि राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेश। कौन? केंद्र शासित प्रदेश में भी कौन कौन? यानी दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हमारे राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो मुझे आप क्लियर हो गया होगा कि आप लोगों को जो मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। बट अब बात आती है कि सर राष्ट्रपति बने कैसे? मेरी भी इच्छा राष्ट्रपति में बनूं कैसे? बनूं तो बनूं कैसे? कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी कुछ कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। तो क्या क्या होनी चाहिए? कि वह भारत का नागरिक हो, पहली बात, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वो अपनी 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, अपनी 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार का नाम कम से कम 50 मतदाताओं के द्वारा प्रस्तावित और अनुमोदित होना चाहिए। राष्ट्रपति संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा। राष्ट्रपति संसद अथवा राज्य के विधान मंडल की किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। और यही नहीं बच्चा, राष्ट्रपति के पद के लिए जमानत राशि जो होती है वो 15,000 रुपए निर्धारित की गई है। 15,000 रुपए से जमानत? बिल्कुल। पहले क्या होता था, सुनना मेरी बात, सन 1997 में, 1997 से पहले जब कोई राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा होता था ना, तो जमानत के तौर पे मात्र उसे कितने 2,500 रुपए जमा करवाने पड़ते थे। लेकिन 1997 में क्या किया गया? इस राशि को बढ़ा दिया गया, क्योंकि लोग सीरियस चुनाव नहीं लड़ते, बिल्कुल सीरियस चुनाव नहीं लड़ते थे। इसीलिए उसको अपने आप को सही ढंग से चुनाव लड़ने के लिए जमानत की राशि को बढ़ा दिया गया। और बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 15,000 रुपए कर दिए गए। तो कितना सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक है। इसका चुनाव, और ये कौन से उसमें आता है? अनुच्छेद भाग 5 के अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक में। इसमें किस किस के बारे में बात करते हैं? तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। लेकिन राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति का अनुच्छेद 55 में इसका चुनाव जनता के द्वारा नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा किया जाता है। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन कौन कौन चुनता है? कौन कौन चुनता है? अब चुनने की बात तो आप सब अच्छे से जानते हो। तो इनको संसद के दोनों सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश में भी कौन कौन? दिल्ली और पुडुचेरी के भी सदस्य जो है इनको
वोट डालोगे। समझ में आ गया? और यही नहीं बच्चा, और ये सारे के सारे इनका मैंने आप लोगों को इसको थोड़ा थोड़ा टॉपिक समझा दिया। लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? पहला, वे भारत का नागरिक, वे भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, और उसने अपनी आयु कितनी वर्ष पूरी कर चुकी है? 35 वर्ष। और 50 उसके मतदाताओं का प्रस्तावित और अनुमोदित होना जरूरी है। राष्ट्रपति संसद के सदस्य और विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। क्लियर है? राष्ट्रपति जो होते हैं उन्हें कितने साल, यानी राष्ट्रपति को जमानत के तौर पे कितने पैसे? 15,000 रुपए पड़ते हैं। आगे मेरी बात समझ में? लेकिन 1997 से पहले, 1997 से पहले उसे कितने? 2,500 रुपए जमानत के तौर पे रख दिए। लेकिन क्या लोग सीरियस होते थे? तो उसको जमानत की राशि को क्या कर दिया? ठीक है ना? तो ये आपका प्रस्तावना है, ये आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन है। और अब बात आता है पद की, हमने पढ़ लिया। अब बात करें राष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या शर्त होनी चाहिए। ठीक है बच्चा, शर्त के बारे में सुनो। सबसे पहले आता है वे संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया कि वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं और विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अच्छा, वे कोई भी अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, अन्य किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तीसरा, उसे बिना कोई किराया चुकाए उसे राष्ट्रपति भवन मिलता है। यानी हमारे राष्ट्रपति जी हैं, उनको क्या मिलता है? राष्ट्रपति भवन मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें उसको किराया देना पड़ता हो, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति जी को बिना किराए चुकाए आधिकारिक निवास मिलता है, राष्ट्रपति भवन मिलता है। समझ में आ गया? उसके बाद उनकी उपलब्धियां और भत्ते पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। मान लीजिए अगर मैं राष्ट्रपति हूं, मैं कौन हूं? राष्ट्रपति। तो जितनी भी मेरी उपलब्धियां, यानी जितने भी मेरे भत्ते हैं, जितनी भी मेरे को उपलब्धियां मिलेंगी, उसे कम नहीं किया जाएगा। इतना क्लियर है बच्चा? अब बात आता है सर जी राष्ट्रपति का पद रिक्त क्यों? बट रिक्त अभी नहीं यार, अभी नहीं, अभी रिक्त के बारे में नहीं बात करेंगे। एक बार हम दोबारा इसको क्लियर करेंगे, यही याद हो जाना चाहिए। रिपीट करते रहिए, याद होगा राष्ट्रपति के बारे में। और पढ़ते वक्त आपको ये याद रखना है मैंने सीखा क्या है, मैंने जाना क्या है। आप ये छोटी छोटी चीजों से ही आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। और प्लीज कभी भी पढ़ाई करो ना, कभी भी पढ़ाई करो तो ये मत सोच के पढ़ाई करो यार मैं मेरे 11th में बहुत अच्छे नंबर आ जाए, मेरे 12th में 90% मार्क्स आ जाए। नहीं, सिर्फ नॉलेज के लिए। जिस दिन आप लोग नॉलेज के लिए पढ़ोगे ना, उस दिन खूब आगे बढ़ोगे। ये मन में इच्छा होनी चाहिए मुझे कुछ सीखना है, मुझे इतना सीखना, रोज सीखना है मुझे। तब देखिए आप में कितना परिवर्तन आएगा, आप में कितना चेंज आएगा, और अब रियली आगे जरूर कामयाब होगे। तो ये छोटी छोटी चीजें उसको समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया। इंट्रोडक्शन में आपको पता ही है राष्ट्रपति का निर्वाचन मैंने पढ़ा दिया। फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, फिर राष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, और हम लोगों ने अब पढ़ने आ रहे राष्ट्रपति के पद की रिक्तता, यानी उनका पद कैसे खाली होते हैं। चलो सुनो, सबको मालूम है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। कितने के लिए होता है? 5 साल के लिए। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल के समाप्त होने पर उसका पद खाली होता है। दूसरा, त्याग पत्र देने पे, मान लीजिए मैं राष्ट्रपति हूं और मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अपने पद से क्या दे दिया? बस अब मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। तो राष्ट्रपति के पद खाली होने का पहला कारण या तो वो 5 साल के बाद तो उसका पद क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, या तो अपने पद से इस्तीफा दे दे, अपने पद से त्याग पत्र दे दे, या अचानक मृत्यु हो जाए, या अचानक मृत्यु हो जाए। और अगला महाभियोग, ये है इंपॉर्टेंट। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। और महाभियोग जो प्रक्रिया है ना, वो हमारे अनुच्छेद 61 में बताया गया है, यानी 61 में, आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो चीजें यही है जो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। तो कितना सिंपल है ना, राष्ट्रपति का पद कितने तरीकों से खाली होता है? या तो उसके 5 साल अपने कार्यकाल पूरे हो जाए तो पद खाली हो गया। दूसरा, या तो उनकी अचानक मृत्यु हो जाए। तीसरा, या तो अपने पद से इस्तीफा दे दे। और चौथा, जो वो महाभियोग का आरोप लग जाए। अब बात आती है सच्ची, महाभियोग का आरोप कैसे लगता है? ये तब लगेगा जब राष्ट्रपति जी अपने संविधान के नियमों का उल्लंघन करेंगे। जब संविधान के नियमों का उल्लंघन करेंगे, संविधान के नियमों को तोड़ेंगे, और तब उनके ऊपर महाभियोग का आरोप लगेगा। और महाभियोग का आरोप कौन सा अनुच्छेद में लगता है? अनुच्छेद 61 में लगता है। कितना सिंपल है ना। अभी हम पढ़ेंगे तो फाइनल क्लियर करेंगे।
एंड नेक्स्ट राष्ट्रपति की शक्ति इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उनकी शक्ति क्या है, वो क्या क्या काम कर सकते हैं, उनके पास कौन कौन सी पावर आती है। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, सारी शक्ति जो होती है ना वो राष्ट्रपति के पास होती है, मगर उनका जो प्रयोग होता है ना वो प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। यानी कहने के लिए सारी शक्ति हमारे राष्ट्रपति जी के पास है, बट वास्तविक शक्ति किसकी मानी जाती है, प्रधानमंत्री की मानी जाती है। किसकी मानी जाती है, वो प्रधानमंत्री जो सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा, सभी को पता है ना वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अब आगे शक्तियां, नंबर 1 कार्यकारी शक्ति यानी कार्यपालिका की शक्ति, नंबर 2 विधायक शक्तियां, नंबर 3 वित्तीय शक्तियां, नंबर 4 न्यायिक शक्तियां, नंबर 5 सैन्य शक्तियां और नंबर 6 आपातकालीन शक्तियां। तो ये सारी की सारी शक्तियां जो है ना वो राष्ट्रपति की है। किसकी है, तो राष्ट्रपति इन्हीं शक्तियों के बारे में इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन इनका प्रयोग अपनी इच्छा से नहीं करते, प्रधानमंत्री के आदेश पर करते हैं। मालूम है ना देश का, जब देश में आपातकाल लगा था, तो जब आपातकाल देश में लगाया गया था तो देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और उस समय देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, इंदिरा गांधी जी ने आदेश दिया और फखरुद्दीन जो थे उन्होंने उन आदेश का पालन करके देश में क्या लागू कर दिया गया, आपातकाल। तो क्लियर करते हैं फाइनल, फिर हम लोग छोटा टॉपिक जो है उसको क्लियर करते हैं। राष्ट्रपति तोड़ के पढ़ते, ठीक है, साथ साथ पढ़ते हैं। राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक होता है। अच्छा, प्रस्तावना की बात करें, इंट्रोडक्शन की बात करें तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी ये सब लोग शामिल होते हैं। अगला है राष्ट्रपति का निर्वाचन, सिंपल है, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति जो कि जनता के द्वारा नहीं अप्रत्यक्ष रूप से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं, यानी निर्वाचन मंडल द्वारा। निर्वाचन मंडल में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। और जबकि 2 केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, उनकी आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो, और उसके बाद मतदाता जो ने वोट डालते हैं ना, बताया था, तो कितने 50 मतदाताओं का प्रस्तावित और अनुमोदित होना चाहिए। राष्ट्रपति जो होते हैं वो अपने पद के लिए जब चुनाव में खड़े होते हैं तो कितने 15,000 रुपए जमानत के तौर पे राशि जमा की जाती है। लेकिन 1997 से पहले 2,500 और उसके बाद 1997 के बाद से जमानत की राशि 15,000। वेरी गुड। अब बात आती है राष्ट्रपति के पद के लिए क्या शर्त है। सिंपल है, वही जो हम लोगों ने पढ़ा कि संसद के दोनों सदस्य और राज्य के विधानसभा के सदस्य द्वारा उन्हें चुना जाता है। अगला मैंने क्या बताया कि वह किसी भी सदन और विधायिका का सदस्य नहीं होते, ना तो लोकसभा, राज्यसभा, ना किसी विधानमंडल के सदस्य होते हैं और ना ही वे किसी लाभ के पद पर होते हैं। आगे उन्हें बिना किसी किराए चुकाए उन्हें राष्ट्रपति भवन दिया जाता है कि आप यहां रहिए, और उनकी उपलब्धियां और उनके जितने भी भत्ते और जितने भी पद के दौरान जो भी इनको चीजें दी जाती है उन्हें कम नहीं किया जा सकता। पद कैसे खाली होता है, जब 5 साल कार्यकाल पूरा हो जाए, नंबर 2 जब अचानक उनकी मृत्यु हो जाए, नंबर 3 जब अपने पद से इस्तीफा दे दे, और नंबर 4 जब महाभियोग का आरोप लगे। महाभियोग का आरोप कब लगता है, जब राष्ट्रपति संविधान के नियमों का उल्लंघन करे, अनुच्छेद 61 में। शक्तियां सिंपल है, कार्यपालिका की शक्तियां। बोलोगे सर जी आपने तो कार्यकारी लिखवाया है, एक ही बात है। कार्यपालिका की शक्तियां, विधायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां और आपातकाल की शक्तियां। तो ये बच्चा मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। और अगला द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को इन जितने भी राष्ट्रपति के नाम है उस सबको आना चाहिए। मेरे साथ रिपीट करेंगे। पहले भारत के पहले देश के मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नंबर 2 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नंबर 3 डॉक्टर जाकिर हुसैन,
नंबर 4 वीवी गिरी, नंबर 5 फखरुद्दीन अली अहमद, नंबर 6 नीलम संजीवा रेड्डी, नंबर 7 ज्ञानी जेल सिंह, नंबर 8 क्या रामास्वामी वेंकट रमन, नंबर 9 डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, KR नारायणन, APJ अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। और आपको बता दें हमारे भारत की पहली प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महिला श्रीमती प्रतिभा पाटिल, और उसके बाद प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद, और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू। तो रिपीट करते हैं एक बार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नंबर 2 सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, श्री रामास्वामी वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, KR नारायणन, APJ अब्दुल कलाम, वेरी गुड, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू। तो ये मैंने आप लोगों को आज राष्ट्रपति के बारे में टॉपिक पढ़ाया। ये मेरा पहला पार्ट है। अगला वीडियो सेकंड पार्ट, जो कि हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम में 11th क्लास के बच्चों के लिए, जो कि ये 2 टॉपिक पढ़ाया जाएगा, सिर्फ 2 टॉपिक। ये 2 टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा। आप चाहे तो एग्जाम में, आप पेपर में आप देख लीजिएगा। तो पहला जो मैं पढ़ाऊंगा वो राष्ट्रपति की शक्ति पढ़ाऊंगा, और दूसरा महाभियोग की प्रक्रिया। तो अगर आप लोगों ने इसको पढ़ लिए, इस सारे टॉपिक को आपने क्लियर कर लिया वीडियो के माध्यम से, और अगली वीडियो में ये 2 टॉपिक आपको क्लियर किया जाएगा, और राष्ट्रपति की कोई भी शक्ति, राष्ट्रपति का कोई भी टॉपिक इससे अलग नहीं होगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट 11th क्लास। इसको सुनिए, दोबारा नोट करिए, और नोट करने के बाद और अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, जो कि पार्ट 2 राष्ट्रपति और हमारा राष्ट्रपति का टॉपिक क्लियर। ऑल द बेस्ट एंड बाय।